नाजरीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास खबरें 3 से कुछ थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो जाएं, लेकिन क्योंकि 2 को हम एक साथ एक क्लब कर लेंगे तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहता। तो जो सबसे पहली जो हमारी खबर है उसकी तरफ हम चलते हैं। आज काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से जो है वो हेडलाइंस के प्लेटफॉर्म से बात हो रही है, तो सबसे बड़ी खबर की तरफ हम जाएंगे और वो खबर ये है नाज़रीन के द फ्राइडे टाइम्स ने एक मरतबा फिर छक्का मारा है। हसन नकवी साहब जो हैं उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि 10 अगस्त को हुकूमत ने ये फैसला कर लिया, हुकूमती पार्टीज़ ने, कि जो खबर है जो असेंबलियों के तोड़ने की, उसके हवाले से उन्होंने ये फैसला किया है कि असेंबलियां तोड़ दी जाएंगी 10 अगस्त को। और 10 अगस्त को तोड़ने के हवाले से मुख्तलिफ जो बड़े सीरियस सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। मेरी हसन नकवी साहब से इस हवाले से बात भी हुई, उन्होंने कुछ डिस्कस किया कि किन लोगों से उनकी बातचीत हुई है, तो वो बड़े क्रेडिबल सोर्सेज हैं जिनसे उनको ये पता चला है। ऑन द रिकॉर्ड आकर कोई इस हवाले से बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये बात ऑन द रिकॉर्ड भी की जा चुकी है मुस्लिम लीग नून से एक सेनेटर साहब की जानिब से कि ये एक टेबल पर मौजूद है ये ऑप्शन, लेकिन इसके हवाले से फाइनल फैसला भी जो भी होगा वो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ करेंगे विद कंसल्टेशन विद ऑब्वियसली अदर पार्टीज, जिसमें जरदारी साहब हैं या मौलाना फजल रहमान है या दीगर जो उनके छोटी पार्टीज जो उनकी अलायंस में शामिल हैं इस वक्त, तो उन सब के बारे में हसन नकवी साहब का लेकिन ये दावा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी पक्की है और जो सोर्स है वो बड़ा क्रेडिबल है, और उसका ये कहना है कि जो असेंबली है वो 10 अगस्त को तोड़ दी जाएगी। 3 महीने का ऑटोमेटिकली इससे टाइम मिल जाएगा। 2 दिन का टाइम होता है, 48 घंटे के अंदर अगर आपकी असेंबली ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व नहीं करते, प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऊपर साइन नहीं करते, तो 48 घंटे के अंदर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व वो तस्वुर की जाती है। और वो जब तस्वुर कर ली गई तो इसका मतलब है कि क्योंकि 13 अगस्त जो है वो लास्ट डे है असेंबली का, तो उससे पहले ही डिसॉल्व हो जाएगी, जिसका मतलब है कि 3 महीने का वक्त, 90 से 100 दिन के करीब जो है वो टाइम मिलेगा, और फिर इलेक्शन कमीशन जिस दिन भी उसको करेगा। तो हम चाहते हैं, दुआ है कि जो है वो आइन के ताबे रहते हुए तमाम फैसले हों। जो पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब के इलेक्शंस का मामला है वो पहले ही आप देख चुके हैं कि उसका क्या तिया पांचा हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा सब कुछ आईनी अंदाज में होगा। दूसरी बड़ी खबर जिसके हवाले से हमें बात करनी है वो ये है जनाब के पाकिस्तान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, PAC जिसको हम कहते हैं, पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की, उसके जो सरबराह हैं वो अपोजिशन लीडर होते हैं। और नूर आलम खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीते थे और उनके एक बागी MNAs में से एक तस्वुर होते हैं, वो इस वक्त इसके सरबराह हैं। उन्होंने एक जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वो खबर निकाली थी अब से कुछ अर्सा पहले, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि कोविड के दिनों में बहुत सारी कंपनीज़ को जो है वो एक बड़े बड़े लोन्स दिए गए थे। वो लोन्स जो हैं वो तकरीबन उनका ये कहना है कि $3 अरब के करीब थे। हुआ कुछ इस तरह से था कि दुनिया की इकॉनमी स्लो कर रही थी, तो जो गरीब ममालिक थे उन्होंने अमीर ममालिक से कहा कि जी आपकी इकॉनमी स्लो कर गई है तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, तो कोई पैसे सानू ही दो। उसके लिए फिर IMF ने कुछ लोन्स दिए थे और $3 अरब जो थे तकरीबन 460 अरब रुपया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उस जमाने के रेट के हिसाब से। 2020 की ये बात है, 20 या 21 के शुरू में या 20 के आखिर में ये हुआ था। तो जो 2020 में जब ये पैसे आए तो हमारी हुकूमत ने इसको एक बड़ा ज़बरदस्त नादिर मौका तस्वुर किया। उन्होंने ये किया कि ये 460 अरब रुपया जो है वो छोटी कंपनियों में उन्होंने एक स्कीम बनाई कि छोटी कंपनियां यानी जिनके जो टर्नओवर है वो तकरीबन 2 से 7 अरब रुपए, यानी टर्नओवर से मुराद प्रॉफिट्स नहीं, 2 से 7 अरब रुपए सालाना उनका टर्नओवर हो, यानी इतनी उनका रेवेन्यूज हो। तो उनकी जो स्कीम थी उसके मुताबिक इन कंपनीज को फिर ये कुछ स्कीम्स लेकर आती हैं, अपनी कोई प्रोडक्ट लेकर आती हैं, कोई सर्विस लेकर आती हैं और वो लाकर प्रेजेंट करती प्रोजेक्ट्स, और फिर हुकूमत ने जो है वो उनको पैसे देने थे। हुआ ये कि उसमें 2 से 7 अरब वाले तो बहुत शायद शाज़ो नादिर ही कोई हो, एक कंपनी उसको तकरीबन $1 अरब जो है वो दे दिया गया। $1 अरब बहुत बड़ी रकम होती है, मतलब उस जमाने के हिसाब से भी उस वक्त तकरीबन कोई 150 पौने 200 के करीब 150-160 रुपए के करीब जो है वो डॉलर का रेट था उस वक्त। उस हवाले से भी वो भी बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा उस वक्त $1 अरब जो है वो उनको दे दिया गया। और फिर साथ ये किया गया कि जो 460 अरब रुपए हैं उनमें ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिन्होंने 1000 से 1200 अरब रुपए, उनका जो कि 2 से 7 अरब होना था, वो 1000-1200 अरब तक उनकी जो है वो टर्नओवर थे। तो बड़ी बड़ी कंपनीज को वो पैसे बांट दिए गए और
शौकत तरीन साहब ने अब से कुछ अर्सा पहले जो है वो ये कहा था कि जी ये इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, हमने तो जो है वो स्टिमुलस के लिए इकोनॉमी को जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए, उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हमने जो है वो ये काम किया था और हमने लोगों को पैसे दिए थे, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ वो शायद उसका अभी तक हम जो है वो तखमीना लगा नहीं पा रहे हैं। एक जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑब्वियसली उनके मुखालिफ हैं पीटीआई के, लेकिन वो एक समझदार आदमी है, दानियल अजीज़ साहब, इकोनॉमी को समझते हैं। उनका ये दावा है कि ये जो 460 अरब रुपए थे, ये जब दिए गए तो इन कंपनीज ने इनको कहा गया कि आप एक्सपोर्ट के लिए एलसीज खोलें। जब एलसीज खोली गई, ये पैसे जो हैं वो बड़ी तादाद में, ये जो रुपया आया था, ये रुपये की सूरत में हमारे पास हमारी कंपनीज ने, हमारी मुल्क की हुकूमत ने जो कंपनीज को दिया वो रुपए की सूरत में दिया, और डॉलर की सूरत में वो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो हैं वो फॉरेन जाते रहे। तो पाकिस्तान के अंदर से इतना सारा पैसा एक्सपोर्ट्स के नाम पर जो है वो जब बाहर गया तो उससे नुकसान ये हुआ कि हमें डॉलर्स की जो है वो कमी हुई, और डॉलर जो है वो पाकिस्तान के बकौल दानियल अजीज़ के वो छत फाड़ के बाहर निकल गया, और अभी तक जो है वो हम डॉलर की उस फ्लाइट को कंट्रोल करने में नाकाम रहे हैं, और उसकी वजह से जो उसकी रुपए की कदर है उसमें पिछले 3 साल में तकरीबन 2 गुना जो दुगनी नीचे गिर चुकी है, आधी हो चुकी है। 150 से वो तकरीबन 300 रुपए पर आ चुका है, और अब कुछ थोड़ा सा नीचे आया, मगर अभी भी 267 के करीब इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है। जबकि उनका जो अप्रैल में उन्होंने ये कहा था कि जी ये चीज़ें हमें दें, अब आप तो जो हमारा स्टेट बैंक है वो भी कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, और वो इसलिए नहीं दे सकते कि ये प्राइवेट बैंक्स हैं, इनके थ्रू एलसीज खोली गई हैं, इनकी कुछ जो है वो प्राइवेसी है, वो नहीं चाहते कि पब्लिकली उनको नेम और शेम किया जाए। उन्होंने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके मुताबिक सब कुछ किया था, तो उनका जो है वो मसला हल किया जाए। लेकिन ये जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो 620 इंडिविजुअल्स हैं जिनको ये रकम दी गई है, जिनमें ये बांटे गए हैं पैसे, इनके नाम जो है ना वो सानू चाहिए। अब वो 620 के हिसाब से मतलब 50-50 करोड़ रुपए दे रहे थे, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, तो वो 50-50 करोड़ के हिसाब से दे रहे थे, तो 460 अरब रुपया मतलब बड़े आराम से जो है वो कोई तकरीबन 900 बंदों के अंदर 900 के अंदर बढ़ सकता था। वो 620 के अंदर बढ़ गया, और वो ठीक ठाक जो है वो पैसे उन्होंने कमा लिए। अब वो पैसे जो कमाए हैं उसका नुकसान ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर, और फिर बहुत सारे, ये भी रऊफ क्लासरा साहब इस हवाले से लिख चुके हैं कि बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रकम जो है वो पाकिस्तान से बाहर जो उनको एक्सपोर्ट्स की सूरत में मिली, एक्सपोर्ट्स के लिए मिली, उन्होंने वहां से जो डॉलर कमाए वो डॉलर उन्होंने बाहर ही पार्क कर दिए, और वो जब डॉलर पार्क हो गए, 6 महीने का पाकिस्तानी हुकूमत खुद इजाजत देती है कि आप बाहर रख सकते हैं, 6 महीने तक ला सकते हैं वो पैसे। उसकी वजह से उन्होंने उसका फायदा ये उठाया कि डॉलर वो बाहर ही पार्क रखे। पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की कीमत है वो कहीं ज्यादा बढ़ गई। जब वो वापस आए तब तक डॉलर की कीमत, उनका जो डॉलर उनको 150 रुपए का मिला था वो उन्होंने आगे बेचा 250, 220, 230 जितने का भी पिछले 1 साल में। तो आपने देखा ये डॉलर का क्या असर हुआ है। तो ये जो सारा मामला है वो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये स्कैंडल जो है इसको कम से कम पाकिस्तान की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसने तो कम से कम उठाया है, मगर जाहिर सी बात है कि वो उनका एक प्रॉब्लम ये कि 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद जो है वो वैसे ही असेंबली डिसॉल्व हो जानी है, बात आई गई हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं इसके अंदर। लेकिन ये मामला जो है वो बड़ा संगीन है, और इसको फौरी तौर पर अगर ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चली भी जाती है, इसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। एक आपसे एक अफसोसनाक खबर जो है वो शेयर करनी है। मैं कितनी दफ़ा हम इस किस्म की खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं, इनका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, मगर फिर भी हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिक तक पहुंचाई जाए। तो वो मामला कुछ यूं है जनाब के अहमदियों की कब्रों को एक मरतबा फिर जो है वो वेंडलाइज किया गया आज़ाद कश्मीर में। ये काजियाँ चौक है, कोटली, आज़ाद जम्मू कश्मीर में। 5 जुलाई को ये वाक़या पेश आया है, और वहाँ पर जो है वो 3 अदद जो कब्रें हैं अफराद की, उनको डेसिक्रेट किया गया, और फिर उसके बाद 3 अदद कब्रें जो हैं उनके जो कतबे होते हैं जो कि वहाँ पर रखे हुए खड़े हुए होते हैं, तो उसको भी जो है वो लोगों ने देखा, और फिर उसके बाद देखा कि जो उनके लवाहिकीन थे, जो अफराद कब्रों में दफन थे, उन्होंने देखा कि जी ये मामला इस तरह से चल रहा है। तो उन्होंने फिर जो है वो ईद पर, इसको बकरा ईद पर उनको पता चला कि ये सब कुछ हो चुका है। फिर ये भी इसमें जो है वो फिर शेखुपुरा में भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया कि वहाँ पर भी जो है वो डेसिक्रेट किया गया है। और चंद रोज़ पहले, ये जुलाई 2023 ही का वाक़या है, ये पहले हफ्ते का, कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर शामिल थी, क्योंकि ये पुलिस की जो अथॉरिटी है हमारी, और जो दीगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनका ये काम होता है कि जी ये जो कब्रें हैं इनके कतबे नहीं होने चाहिए, इनके ऊपर नाम जिस तरह से लिखे जा रहे हैं, इनके ऊपर कलमा लिखा जा रहा है या कोई इस तरह की चीज़ है वो अहमदियों का है, तो उसको जो है वो तोड़ना उनकी
सम रीज़न उनकी मजबूरी है, उनको तो करना पड़ता है। कवानीन जो हैं वो हैं ही इस तरह के कि वो कानून ही ये कहता है कि इस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो हमने एक परसिक्यूशन इसकी मुसलसल जो है वो जारी रहनी चाहिए, वो यहाँ पर भी जारी है। तो एक अफसोसनाक ख़बर है। मैं इसको यही कह सकता हूँ कि खुदा का वास्ता है कि बंदे के पुत्र बन जाएँ पाकिस्तान के तमाम लोग। फाइनली 2 ख़बरें जो कि फ़ेक न्यूज़ हैं और उनको ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है आवाम को बताना। पहली ख़बर तो ये है जनाब कि नजम सेठी साहब के बारे में ये खबर फैलाई जा रही थी कि 24 न्यूज़ के ऊपर वो वापस आ गए हैं। और अभी कुछ ही देर पहले मैंने भी देखी, वो एक सहाफ़ी हैं इंडिपेंडेंट उर्दू से वाबस्ता कुरतुल ऐन शिराजी साहिबा, उन्होंने भी उसको ट्वीट किया हुआ था। फिर नजम सेठी ने उनको रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है और इस तरह की कोई बात नहीं है, उन्हें चेक करना चाहिए था। लेकिन वो तो उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया, उन्होंने कहा स्टैंड करेक्टेड, उन्होंने अपनी ट्वीट भी डिलीट कर दी। बट जो खबर ये फैली कहाँ से है वो ये आपको पता है कि पाकिस्तान में फेक न्यूज़ का मंबा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज और उनमें मखसूस एक पॉलिटिकल पार्टी है। वो हुआ कुछ इस तरह से कि रमीज़ राजा साहब जो कि ये दावा कर रहे थे कि उनको जो है वो हुन मैनू कमेंट्री भी नहीं करने देंगे पीसीबी वाले और ये और वो, तो वो वापस कमेंट्री करने के लिए जा रहे हैं किसी सीरीज़ के लिए, अभी कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो क्योंकि वो कमेंट्री करने जा रहे हैं, पीसीबी के साबिक चेयरमैन है, उन्होंने लिखा था कि जी लाइट्स कैमरा एक्शन, दोबारा से मतलब वो वापस आ रहे हैं। तो उसके नीचे जो कुछ पीटीआई के सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा हाँ जी आप कमेंट्री बॉक्स में वापस आ गए हैं, मुबारक हो। और दूसरी तरफ नजम सेठी साहब जो है वो वापस 24 न्यूज़ पर जा रहे हैं। उन्होंने 24 न्यूज़ से कोई 2-3 साल 4 साल पुराना एक वो स्क्रीनशॉट उन्होंने निकाला किसी उनके इश्तिहार में से, जिसमें नजम सेठी साहब के बारे में लिखा था आई एम बैक, और नजम सेठी जो है वो मंडे से लेकर और किस दिन तक जो है वो हफ्ते में 3-4 प्रोग्राम जो भी उनके थे वो किया करेंगे। तो नजम सेठी साहब ने फिर उसको करेक्ट तो कर दिया है, लेकिन बात यह है कि ये फेक न्यूज़ जो है वो फैलाना मतलब पाकिस्तानी कौम बास नहीं होती। उसी पार्टी ने एक और फिर फेक न्यूज़ भी आज फैलाई है। बहुत ही अफसोसनाक, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि कितना दिमाग है इनका, अगर ये ठीक कामों में लगा लें तो कितना के। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या आज सुबह पेश आया कि मुल्तान सुल्तान्स के जो मालिक हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम है मुल्तान सुल्तान्स, उसके मालिक आलमगीर तरीन जो जहांगीर तरीन के भाई हैं, अली तरीन के चचा हैं, उनका इंतकाल हो गया क्योंकि उन्होंने जो है वो खुदकुशी कर ली। और जब उन्होंने खुदकुशी की तो उन्होंने एक नोट भी लिखा, वो नोट भी हम चाहें तो आपके साथ मतलब हमारे पास मौजूद है, हमने देखा है सोशल मीडिया पर, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो सोशल मीडिया पर उनकी फैमिली की मर्जी से शेयर हो रहा है या बिला वजह ही लोग शेयर किए जा रहे हैं, तो मैं इसलिए वो तो नहीं शेयर करूंगा। लेकिन एक पीटीआई के साहब हैं कोई, उन्होंने उनके नाम से एक अलहदा से जो है वो एक ख़त बनाया, और वो ख़त अब उन्होंने बताया कि जी मेरी बीमारी है, मैं जो ख़त है उसके अंदर उन्होंने बुनियादी तौर पर ये बात की है कि मैं बीमार हूँ और मेरे बहुत शदीद मैं तकलीफ़ में हूँ और इस वजह से मैं इस तकलीफ़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं खुदकुशी कर रहा हूँ। बट ऑन दी अदर हैंड ये साहब जो है इन्होंने क्या कहानी बनाई है कि मैं आलमगीर तरीन अपने पूरे होशो हवास में ये ख़त लिख रहा हूँ, मेरे पाकिस्तानियों, ये स्टार्ट ही मेरे पाकिस्तानियों से हुआ, मेरे पाकिस्तानियों, ये मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं, इंसान नहीं दरिंदे बसते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब को देख लें, वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या वो इस मुल्क में इंसाफ कर रहे हैं? चीफ जस्टिस साहब एक बात याद रखें, मरना आपने भी है, अल्लाह को जवाब आपने भी देना है, और आपको ये भी पता है कि कौन कसूरवार है। आप अगर नहीं कर सकते तो ये कुर्सी कम से कम छोड़ दें, आखिरत में जवाब देना है आपने अल्लाह को, नहीं देना क्या आपने? बाकी मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को न ठहराया जाए। एक बंदा जो मर रहा हो वो कभी भी झूठी बात नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि ये जिंदा था इसने कहा मैं तो झूठी बात कर लूँ ना, वो तो मर रहे हैं ना, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही बचा सकता है। पाकिस्तानियों अभी भी वक्त है, सही तहरीक पर आ जाओ, या फिर बेगैरतों की तरह हाथ में चूड़ियां पहन लो और जहर के प्याले में डूब मरो। आखिर में चीफ जस्टिस साहब खुदारा मुल्क को संभाल लो, गरीबों का ख्याल कर लो। आप अदल की कुर्सी पर बैठे हो, आलमगीर खान, और साथ एक सिग्नेचर भी कर दिया भाई साहब ने आलमगीर तरीन खान साहब का अपने पल्ले से ही। डिस्गस्टिंग हरकत है, मगर आप ये देखें कि कुछ लोग हैं इस मुल्क के अंदर जिनको किसी की मौत, किसी की ज़िंदगी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, एक नीयत है, और वो ये है कि हम अपना सियासी एजेंडा, जब आप लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनके ऊपर आपका सियासी एजेंडा गालिब आ जाए तो शायद आप दुनिया के बदतरीन मखलूक में से एक हैं। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।